दोस्तों, यूं तो इस दुनिया में बहुत सी प्रेम कहानियां हुई। लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट जैसे तमाम नामों से जाने जाने वाली ये फिल्मी कहानियां सच्चे प्यार की गवाही देने का दिखावा करती हैं, मगर इनमें वो आग नहीं जो सच में प्यार और उस प्यार को पाने के लिए जतन को साबित कर सके। अगर ब्रह्मांड में प्यार को परिभाषित करती हुई कोई सच्ची प्रेम कहानी है तो वो रामायण है। इतिहास का एक ऐसा प्रसंग जहां एक बनवासी पति अपनी पत्नी के लिए समंदर लांघकर एक दूसरे देश पहुंच गया, जहां उसने वानरों की सेना के साथ मिलकर सोने की लंका को ढहा दिया। सच्चे प्यार की अटूट ताकत को दर्शाने वाली ये सच्ची घटना आज हो सकता है कुछ लोगों को महज एक किताबी कहानी लगे, मगर ये वो इतिहास है जो हर बार चीख चीख कर अपनी हकीकत की गवाही देता है। हाल ही में एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट के एक दस्ते ने पता लगाया कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच बना राम सेतु, जिसे वो एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं, वो वास्तव में एक असली ब्रिज है जिसे आज से कई हजारों साल पहले इंसानों द्वारा बनाया गया था। यानी ये बात साफ है कि रामायण कोई मनगढ़ंत या मिथकीय कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। अक्सर रामायण की सत्यता पर उठने वाले सवालों के लिए ये एक सबूत है जिसने ये साबित कर दिया कि रामायण वास्तविकता में सीता और श्री राम के संघर्ष की कहानी है। आइए शुरू करते हैं इतिहास का ये महाअध्याय लेकर प्रभु श्री राम का नाम। धार्मिकता से दूर हटकर अगर पूर्णतः विज्ञान और प्रमाण की बात करें तो बेशक हम रामायण को सत्यता की कसौटी पर रखकर परख सकते हैं। बात करें अगर रामायण के इतिहास की तो इसकी रचना 400 से 100 BCE के बीच महर्षि वाल्मीकि ने की थी। लिहाजा भारत में इसके विभिन्न संस्करण मौजूद हैं, जिसे अलग अलग वक्त और परिप्रेक्ष्य में अलग अलग लेखकों द्वारा लिखा गया, मगर उन सब की रचनाओं का मूल वाल्मीकि जी द्वारा रचित ओरिजिनल रामायण ही थी। रामायण को मुख्यतः काव्य यानी कि पोएम्स के रूप में लिखा गया है और इसमें अधिकतर बातें पद और दोहों के रूप में बताई गई हैं। ये संपूर्ण काव्य 4,80,000 शब्दों पर स्थापित है। अब चूंकि इस महाकाव्य में एक नहीं बल्कि कई बार वेदों का जिक्र हुआ है, इसलिए ये कह पाना मुश्किल नहीं है कि इसकी रचना वेदों के बाद हुई होगी। और केवल रामायण ही नहीं बल्कि महाभारत का महाप्रसंग भी वेदों के उपरांत ही रचा गया था। यानी कि रामायण की मूल रचना 1200 से 400 BCE के बाद हुई और साथ ही महाभारत के कुछ अंशों में रामायण का हवाला दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि निश्चित रूप से रामायण की रचना महाभारत से पूर्व में ही हुई होगी। कुल मिलाकर रामायण के लिखे जाने का काल 100 BC से लेकर 400 AD के दरमियान ही कहीं पर मौजूद होगा। अगर इतने प्रमाण काफी नहीं है तो आइए एक और लिटरेरी एविडेंस हिंदी में भाषीय प्रमाण पर नजर डालते हैं। हम ये जानते हैं कि रामायण की मूल रचना संस्कृत में हुई है और जिस संस्कृत का इस्तेमाल रामायण के काव्य को लिखने में हुआ है वो वैदिक संस्कृत नहीं है। जी हाँ, वो संस्कृत का वो विशुद्ध रूप नहीं है जिसे वेदों में उपयोग किया गया है। यानी कि वो भाषा भी हमें इसी सटीक टाइम फ्रेम के होने की गवाही देती है। अब हम यहाँ पर आपको रामायण से मिलने वाली मॉरल वैल्यूज का पाठ पढ़ाकर बोर नहीं करने वाले, न ही आपको भगवान राम के सुकर्मों की दुहाई देकर अच्छे कर्म करने की हिदायत देंगे, क्योंकि कलयुग में कौन कितना ही इन बातों पर अमल करता है वो तो हम सब जानते ही हैं। हमारी वीडियो का असल मकसद आपको इस महाकथा की वास्तविकता से जुड़े हुए प्रमाणों को मुहैया कराना है। तो फिर आइए अब सीधा उसी की ओर रुख करते हैं। प्रूफ नंबर 1, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्म तिथि। भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास की 9वीं तिथि को हुआ था। वे दिन के वक्त जन्मे थे और उनके जन्म के वक्त पंचांग शुक्ल पक्ष में था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये तारीख 10 जनवरी 5114 BCE निकल कर आती है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित मूल रामायण के पहले कांड के 18वें अध्याय में उनके जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों की परिस्थिति का स्पष्ट रूप से वर्णन देखने को मिलता है। जब इन्हीं एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस को रीचेक करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस रिसर्च ने नासा के प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर में डाला तो पाया कि एग्जैक्टली 10 जनवरी 5114 BCE की रोज ग्रहों और नक्षत्रों की दशा यही थी। इतना ही नहीं, जब इन तारीखों को ल्यूनर कैलेंडर यानी कि चांद की दिशाओं पर आधारित पंचांग में डालकर देखा गया तो सटीक चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन ये 12 से 1 के बीच का वक्त निकलकर सामने आया। यही तो वो तारीख है जिसे हम हर साल रामनवमी के रूप में मनाते हैं। क्यों, हिला डाला ना। खैर, वाल्मीकि रामायण में केवल राम जी ही नहीं बल्कि उनके भाइयों जैसे कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की जन्म तिथियों से भी जुड़े एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस दिए गए हैं, जिन्हें अगेन प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर में डालने पर सारी डिटेल्स कंफर्म्ड साबित हुई।
अच्छा चलो हम एक पल के लिए इसे एक इत्तेफाक यानी कि कोइंसिडेंस मान लेते हैं। लेट्स से ऐसा रैंडमली हो गया, बट अगेन अगले सबूत को आप नकार नहीं पाएंगे, बिकॉज प्रूफ नंबर 2 इज अपने वनवास की शुरुआत में भगवान श्री राम की उम्र 25 वर्षों की थी। श्री राम के पिताजी राजा दशरथ अयोध्या नगरी के महाराज थे। उनकी राशि मीन यानी कि पीसिस थी और उन्हें इस बात का एहसास था कि जल्द ही उनकी जान जाने वाली है, और वो इसलिए चूंकि ऐसा नियति में लिखा था, गलती से ही सही मगर उन्होंने अपने अंधे माँ बाप की आखिरी उम्मीद श्रवण कुमार की जान ले ली थी, जिसके बदले में उन्हें पुत्र वियोग में तड़पकर मरने का श्राप मिला था। ऐसे में उनकी राशि पर सूर्य, मंगल और राहु गहरा रहे थे और उस समय ऐसा माना जाता था कि जिस राजा की राशि में ये 3 ग्रह भारी हुए, समझो उसका अंत निश्चित है। ऐसे में वो जल्द से जल्द अपना सिंहासन अपने पुत्रों को सौंपना चाहते थे, मगर रानी कैकेयी के दिए वचनों के कारण वे ऐसा न कर पाए और मजबूरन राजा राम को वनवास का रुख करना पड़ा। अब यहाँ सबूत यह है कि भगवान श्री राम वनवास पर जैसे ही निकले तो उस समय के एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस के साथ रामायण में कोट किया गया है, जिसके चलते अब फिर एक बार इन नक्षत्रों और ग्रहों की परिस्थिति का पता लगाया गया, जो कि बिल्कुल सही निकली। 5114 BCE में जन्मे राम एग्जैक्टली 5079 BCE के साल वनवास की ओर निकल गए और इन दोनों तारीखों के बीच ठीक 25 सालों का फासला है। इतना ही नहीं, रामायण में एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 8 से ज्यादा बार भगवान श्री राम की एज एट द स्टार्ट ऑफ एग्जाइल मेंशन की गई, एंड दैट इज एग्जैक्टली 25 इयर्स। सो अगेन इट इज प्रूवन कि रामायण एक जीवंत कथा है, न कि कोई मन घड़ंत मिथकीय कथा। वैसे अभी 3 सबूत और बाकी हैं, तो बने रहिए। प्रूफ नंबर 3, राम सेतु आज से 7000 साल पहले बनाया गया था। मशहूर अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट चेल्सा रोज जब भारत आई तो उन्होंने तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु का मुआयना किया। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि इस ब्रिज का इतिहास आज से 7000 सालों पुराना है। उनके अनुसार इस ब्रिज का निर्माण 5000 BCE के करीब किया गया था, और ये बात उन्होंने यूं ही नहीं कह दी, बल्कि इसके पीछे कई महीनों की आर्कियोलॉजिकल रिसर्च छिपी थी। अपने काम के बारे में डिटेल में बताते हुए जब उन्होंने साइंस चैनल को अपना इंटरव्यू दिया तो वहां पर उन्होंने बताया कि उन्होंने राम सेतु पर जाकर कार्बन डेटिंग की। दरअसल ये एक तरीका है जिसके जरिए आर्कियोलॉजिस्ट किसी भी चीज की प्राचीनता का अंदाजा लगाते हैं। ये तरीका कम्प्लीटली साइंटिफिक और फैक्चुअल एविडेंसेस को मद्देनजर रखते हुए अंजाम दिया जाता है। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि इस ब्रिज पर मौजूद रेत की उम्र करीब 4000 साल की थी, जो कि समुद्र की लहरों के साथ बहकर आया था, मगर रेत की इस परत के ऊपर पत्थरों की उम्र करीब 7000 साल की थी, और उन्हें देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता था कि वो यहाँ पर किसी प्राकृतिक कारण के चलते आए होंगे। साथ ही यहाँ पर यह बता पाना भी असंभव है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जब हम सब जानते हैं कि नेचर द्वारा लाए गए चेंजेस हमेशा प्री एग्जिस्टेड चीजों के ऊपर से एक्ट करते हैं। बट यहाँ पर ठीक उसका उल्टा है। पानी पर पत्थरों के नीचे तैरती रेत की उम्र कम है, मगर उसके ऊपर पड़े पत्थरों की उम्र ज्यादा। कार्बन डेटिंग के थ्रू ये मालूम पड़ा कि पत्थर आज से करीब 7000 साल पहले से वास्ता रखते हैं, यानी कि 2000 साल पीछे ईसा के जन्म से और 5000 वर्ष ईसा के जन्म के पूर्व। और इतना पहले क्या हुआ था? जी हाँ, सही जवाब, रामायण। अच्छा, अगर आपके लिए इतना भी काफी नहीं है तो ये लीजिए चौथा सबूत। प्रूफ नंबर 4, युगों पुरानी है ये दास्तां। अब देखिए, ये तीनों सबूत जो आपने अभी देखे वो हमें इतिहास में पीछे करीब 5000 BCE की तारीख तक लेकर जाते हैं, बट एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण ये सब तो आज से काफी पहले, हद से ज्यादा पहले त्रेता युग में घटा था। अंग्रेजी में बात करें तो आज से करीब 1.29 मिलियन सालों पहले। अब यहाँ पर कमाल की बात ये निकली कि जब वैज्ञानिकों ने रामायण में दिए एस्ट्रो रेफरेंसेस को 5000 BCE से पहले की डेट पर ट्रैक बैक करने की कोशिश की, तो उन्हें एग्जैक्टली उन्हीं एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस के साथ सारे ग्रह और नक्षत्र आज से अप्रॉक्स 1.29 मिलियन ईयर्स पीछे देखने को मिले। आर यू गेटिंग इट? यानी ठीक यही नक्षत्रों और ग्रहों की परिस्थितियां 1.29 मिलियन ईयर्स पहले भी बनी थीं, जब त्रेता युग चल रहा था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रूफ नंबर 5, डेट्स का अजीबो गरीब खेल। अब देखिए, ये एक सबूत आपका सर चकरा देगा, क्योंकि ये हमारी बताई गई अब तक की सारी बातों को उल्टा पलटा देगा। क्योंकि इसमें सिर्फ त्रेता युग में घटी रामायण ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का द्वापर युग भी सामने आता है। इनफैक्ट ये दोनों कैरेक्टर्स अपने अपने टाइम फ्रेम के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट शो करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के किस्से तो आप सब ने सुने होंगे,
पानी में डूबा एक शहर जिस पर आज तक ढेर सारी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च परफॉर्म हो चुकी है, जिससे ये पता चला कि ये शहर तकरीबन 9500 साल पुराना है और इसे 7000 BCE में बनाया गया था। मगर श्री कृष्ण तो द्वापर युग में पैदा हुए थे, जो त्रेता युग के बाद आता है। ऐसे में क्या ये बात इस ओर इशारा करती है कि रामायण 7000 सालों पहले नहीं बल्कि एक्चुअल में आज से 1.29 मिलियन ईयर्स पहले त्रेता युग में घटी थी? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा, जब तक कि और ज्यादा एडवांस और कैपेबल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हो जाते जो इस गुत्थी को सुलझा सकें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।